नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं एबी न्यूज़ में। आपका दोस्त जितेंद्र। प्रारंभ करेंगे आज के कार्यक्रम को, लेकिन पहले मुख्य समाचार। शेख हसीना के बेटे ने राजनीति में उतरने का किया ऐलान। कहा, पीछे नहीं हटूंगा, बांग्लादेश में नहीं बचेंगे अल्पसंख्यक। सिसोदिया की जमानत पर फूट फूट कर रोई आतिशी। संजय बोले, 17 महीनों का हिसाब कौन देगा। पकड़ा गया बरेली का सीरियल किलर। 14 महीने में की थी 10 महिलाओं की हत्या। जब राहुल गांधी और पीएम मोदी मिले चाय पर, एलओपी ने राजनाथ से जाना यूक्रेन का हाल। राजभर बोले, राहुल और अखिलेश वक्फ बिल पर बरगला रहे। बस्ती ने कहा, किसी धर्म को खतरा नहीं। गोल्ड मेडल जीतने के बाद अब अरशद नदीम के इस बयान ने मचाई खलबली। मिल गई कल्पना, 9 दिन तक मलबे में थी दफन। बेटे और बेटी की अब भी तलाश। इजराइल का सबसे मुश्किल प्रतिद्वंदी अब कितना ताकतवर हुआ। रोहडू में पति ने पत्नी के सामने पबर नदी में लगा दी छलांग, तलाश जारी। बांग्लादेश में हिंदुओं के हालात पर गृह मंत्रालय का एक्शन। अमित शाह ने कर दिया बड़ा काम, बॉर्डर पर रहेगी नज़र। अब समाचार विस्तार से। बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के बेटे सजीब वाजेद जाय ने कहा है कि वे अब राजनीति में उतरने के लिए तैयार हैं। जाय का ये बयान ऐसे समय में आया है जब उनकी मां शेख हसीना ने कई सप्ताह के उग्र प्रदर्शन के बाद सोमवार 5 अगस्त को प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दिया और देश छोड़कर भारत आई। इसके बाद बांग्लादेश में उनकी पार्टी अवामी लीग के नेताओं पर हमले हो रहे हैं, जिनमें कई मारे गए। जाय ने पहले कहा कि उनका राजनीति में उतरने का कोई इरादा नहीं है। वाशिंगटन डीसी में रह रहे जाय ने फ़ोन पर बात करते हुए कहा कि मैं पार्टी और उसके कार्यकर्ताओं को बचाने के लिए जो भी करना पड़े करूंगा। अगर मुझे राजनीति में उतरने की ज़रूरत पड़ी तो मैं पीछे नहीं हटूंगा। जावेद का यह बयान उस दिन आया है जिस दिन मोहम्मद यूनिस के नेतृत्व में बांग्लादेश में अंतरिम सरकार का गठन हुआ है। अगली खबर, दिल्ली आबकारी नीति घोटाले केस में जेल में बंद दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के लिए आज खुशखबरी वाला दिन रहा, जहां सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें नियमित जमानत दे दी। बता दें, दिल्ली शराब घोटाला मामले में भ्रष्टाचार और मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में जेल में बंद थे। अब आपके नेताओं का भी एक्शन आया है। संजय सिंह ने अपने एक्स पर लिखा, 17 महीने के लंबे इंतजार के बाद हमें यह जीत मिली है। मैं पीएम मोदी और बीजेपी से पूछना चाहता हूं कि वे कब तक बदले की राजनीति करेंगे। सुप्रीम कोर्ट का यह आदेश मोदी सरकार की तानाशाही पर जोरदार तमाचा है। बीजेपी ने उस व्यक्ति को 17 महीने जेल में बंद किया जिसने दिल्ली के सरकारी स्कूलों को बेहतरीन बनाया, बच्चों के लिए अच्छी शिक्षा का इंतजाम किया। सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला लोकतंत्र के लिए बड़ी खुशखबरी है। अगली खबर, उत्तर प्रदेश के बरेली में पिछले 14 महीनों में 10 महिलाओं की हत्या करने वाला साइको किलर आखिरकार पुलिस के हत्थे चढ़ गया। जानकारी के मुताबिक आरोपी सीरियल किलर नवाबगंज थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है। इस मामले में एसपी अनुराग आर्य दोपहर 1:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पूरी जानकारी दी। गौरतलब है कि पिछले दिनों पुलिस ने 3 संदिग्ध के शिकायत जारी किए थे। बताया जा रहा है कि आरोपी उनमें से एक हो सकता है। बता दें, 2023 में शाही शशिगढ़ और फतेहगंज पश्चिमी थाना क्षेत्र में 9 हत्याएं हुई। उस वक्त पुलिस को सीरियल किलर पर शक था। इसके बाद पुलिस ने गिरफ्तारी के लिए भारी भरकम फौज लगा दी, जिसके बाद सीरियल किलर की तरफ सुई घूम गई। 2 जुलाई को महिला का एक बार फिर शव मिलने से लोगों से पूछताछ कर 3 स्केच तैयार करवाई। 5 जून को शाही गांव में कलावती की हत्या। 19 जून को शाही रोड किनारे धनवती का शव मिलना। 30 जून को शाही के आनंदपुर में प्रेमवती का शव मिलना। 22 जून को खजूरिया में कुसुमा का शव मिलना। 23 अगस्त को ज्वालापुर में बीरवती का अर्धनग्न शव मिलना। 31 अक्टूबर को लखीमपुर में 60 साल की महिला की हत्या होना। 20 नवंबर को खरसैनी गांव में 60 साल के दुलारो देवी की हत्या। 26 नवंबर को जगदीशपुर में 55 साल की उर्मिला की हत्या। इन सभी हत्याओं में गले में फंदा फंसाकर करने की कड़ी जो कि हर हत्या में सामने आई। अगली खबर, संसद सत्र स्थगित होने के बाद शुक्रवार को अनौपचारिक चाय बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी ने एक दूसरे का अभिवादन किया और गर्मजोशी से नमस्ते की।
इस दौरान लोकसभा के विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से यूक्रेन की स्थिति के बारे में पूछा, जिस पर रक्षा मंत्री ने कहा कि भारत इस कड़ी पर नज़र रखे हुआ है। लोकसभा की कार्यवाही शुक्रवार को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी, यानी सदन के लिए वर्तमान बजट सत्र का समापन हो गया। पिछले महीने 22 जुलाई में शुरू हुए इस सत्र की कार्यवाही 12 अगस्त तक चलनी थी, लेकिन इसका समापन शुक्रवार को ही कर दिया गया। 18वीं लोकसभा के इस दूसरे सत्र के दौरान हुए कामकाज का जिक्र किया जाए तो स्पीकर ओम बिरला के अनुसार इस सत्र की कार्यपालिकता 136% रही। अगली खबर, योगी सरकार के कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर शुक्रवार को बस्ती पहुंचे। उन्होंने कहा कि विपक्ष वक्फ बोर्ड पर लोगों को गुमराह कर रहा है, इससे किसी के धर्म खतरे में नहीं है। राहुल जी या अखिलेश यादव का धर्म खतरे में है तो बताएं, ये लोग सिर्फ बरगला रहे हैं। राजभर ने यह ऑडिटोरियम में आयोजित काको ट्रेन एक्शन की 100वीं वर्षगांठ कार्यक्रम शुभारंभ गुब्बारा उड़ाकर बाद दीप प्रज्वलित कर की। उन्होंने शहीदों के छायाचित्र पर पुष्पांजलि अर्पित की। इसके साथ ही मोटरसाइकिल रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के परिवारों को स्मृति चिन्ह व अंग वस्त्र भेंट किए। मीडिया से बातचीत करते हुए कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश भर ने विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि विपक्ष के पास कोई काम तो है नहीं, सही बात जनता के बीच बता दे तो अच्छा लगता। जो प्रदेश और देश में लंबे समय से मुस्लिम बुद्धिजीवी तबका, सिया समाज, बोहरा समाज और महिलाएं बार बार मांग करती हैं, वक्फ नियमावली में संशोधन हो। अगली खबर, पेरिस ओलंपिक 2024 में इतिहास रचने वाले पाकिस्तानी जैवलिन खिलाड़ी अरशद नदीम इस बात से काफ़ी खुश हैं कि भारतीय सुपरस्टार नीरज चोपड़ा के साथ उनकी प्रतिद्वंदिता दोनों पड़ोसी देशों के बीच क्रिकेट के जितनी ही चर्चित रही, क्योंकि उनका मानना है कि इससे दोनों देशों के युवाओं की खेल में रुचि बढ़ेगी। नदीम ने गुरुवार रात 92.97 मीटर में सनसनीखेज खेलों के रिकॉर्ड के साथ ओलंपिक स्वर्ण पदक जीतने के लिए अपने 11 मुकाबलों में पहली बार चोपड़ा को हराया। चोपड़ा ने 89.45 मीटर के सीजन में सर्वश्रेष्ठ प्रयास के साथ रजत पदक जीता, जिससे उनकी पुरानी प्रतिद्वंदिता में एक और अध्याय जुड़ गया। नदीम ने अपने प्रदर्शन के बारे में कहा कि मैं देश का आभारी हूं, सभी ने मेरे लिए प्रार्थना की, से अच्छा प्रदर्शन करने की उम्मीद की। पिछले कुछ सालों में मुझे घुटने में चोट लगी थी, लेकिन मैं इससे उभर गया और अब अपनी फिटनेस पर कड़ी मेहनत ने मुझे यह इनाम दिया है। अगली खबर, आखिरकार पति की उम्मीदें खत्म हो गई। 9 दिन बाद लापता पत्नी का शव बरामद हो गया। हालांकि अब भी कल्पना केदारटा के बच्चों का कोई पता नहीं चल पाया है। लगातार 9वें दिन भी समेज गांव में सर्च अभियान चल रहा। बादल फटने के बाद समेज गांव में 36 लोग लापता हुए। दरअसल हिमाचल प्रदेश के शिमला जिले में 31 जुलाई को श्रीखंड महादेव में बादल फटने से यहाँ ऐसी आपदा आई कि गांव के 36 लोग लापता हो गए। हादसे में कल्पना केदारटा भी अपने बच्चों सहित मलबे में दफन हो गई। अब कल्पना का शव सर्च ऑपरेशन में नोगली से मिला है। शव की पहचान कल्पना कुमारी केदारटा पत्नी जयसिंह के तौर पर हुई है। कल्पना ग्रीन को हाइड्रो प्रोजेक्ट में कार्यरत थी और बच्चों के साथ यहाँ किराए पर रहती थी। फिलहाल शव का पोस्टमार्टम के लिए रामपुर अस्पताल भेजा गया है। यह जानकारी एसडीएम निशांत तोमर ने दी। उन्होंने बताया कि अभी भी 15 शव बरामद हुए हैं और इनमें से 3 की पहचान हुई है। 13 शवों की पहचान अभी बाकी है। अगली खबर, इजराइल और हिजबुल्लाह संबंधों में तनाव क्या रूप लेगा, इसका आकलन करने के लिए सबसे पहले लेबनान में मौजूद इस सशस्त्र समूह की सैन्य क्षमताओं और इजराइल के साथ उसके विवादों के इतिहास पर नजर डालें। जुलाई 2006 में भी इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच एक युद्ध हुआ और अब एक बार फिर ऐसा लगता है कि दोनों पक्ष एक और विवाद के नज़दीक पहुंच चुके हैं। इस संभावित युद्ध में एक ओर इजराइल की वायुसेना और इंटेलिजेंस की बढ़त है, तो दूसरी ओर हिजबुल्लाह के पास मिसाइलों का अंबार और ड्रोन्स। दोनों के बीच संभावित युद्ध का दृश्य कैसा होगा, यह जानने के लिए हमें 2 कारकों पर निगाह डालनी होगी। पहला यह कि जुलाई 2006 में होने वाले युद्ध से क्या सबक सीखा गया, और दूसरा यह कि इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच 10 महीनों से जारी झड़पों में क्या होता रहा। अगली खबर, जुलाई की रात को बादल फटने के कारण पुल बह जाने के बाद मलाना के पास जंगल में फंसे 3 स्थानीय युवकों को कल एक निजी बचाव कंपनी द्वारा कसोल लाया गया। नेगी ब्रदर्स टीम के मुख्य बचाव अधिकारी छापे नेगी राम ने बताया कि चौकी गांव के बॉबी 16 वर्षीय
और चैनूर गांव के नमन 18 वर्षीय और नवीन 19 वर्षीय 30 जुलाई को देवरोपा की ओर ट्रैकिंग के लिए गए थे। वे मलाना के पास जंगल में फंस गए। नेगी ने बताया कि उन्होंने रसोड़ ट्रैक मार्ग से नीचे उतरने की कोशिश की, लेकिन रास्ता भटक गए। उन्होंने कहा कि उनका राशन खत्म हो गया था और उन्होंने मदद के लिए हमसे संपर्क किया था। पुलिस के साथ मिलकर मंगलवार को बचाव अभियान शुरू किया गया और तीनों को सुरक्षित कर कसोल वापस लाया गया। नेगी कई बचाव अभियानों में शामिल रहे हैं, खासकर पार्वती घाटी में। उन्हें इजरायल के दूतावास ने भी अपने नागरिकों से जुड़े किसी भी बचाव अभियान को अंजाम देने के लिए नियुक्त किया था, क्योंकि पार्वती घाटी में खासतौर पर कसोल गांव में काफ़ी संख्या में इजरायली रहते हैं। नेगी ने हाल ही में बादल फटने के कारण मलाना के एक जल विद्युत परियोजना का बैराज सूख जाने के बाद एक पहाड़ी पर फंसे 29 लोगों और एक सुरंग में फंसे 4 लोगों की जान बचाने में भी मदद की थी। अगली खबर हिमाचल प्रदेश के शिमला जिले के रोहड़ू में पति ने पत्नी के सामने पवन नदी में छलांग लगा दी। पत्नी की शिकायत पर पुलिस ने तलाशी अभियान शुरू कर दिया है। पुलिस को अभी तक कोई सुराग नहीं मिला है। छलांग लगाने वाले व्यक्ति की पहचान ऊना जिले के अम्बोटा गांव के निवासी आकाश के रूप में हुई है। पुलिस के अनुसार उसकी पत्नी शीलू 1-2 महीने पहले अपने मायके बुकोली में रह रही थी। पुलिस को दिए बयान में उसने बताया कि बुधवार को उसके पति आकाश ने उसे मिलने के लिए बुलाया। इसके बाद शीलू उससे मिलने रोहड़ू आई। शीलू ने बताया कि जब वो रोहड़ू पहुंची तो आकाश को फ़ोन किया तो उसने कहा कि वह बखीरना पुल के पास है और उससे मिलने वहां आए। शीलू भी बखीरना पुल पर पहुंच गई। यहाँ आकाश ने शीलू के सामने ही पुल से पवन नदी में छलांग लगा दी। इसके बाद पुलिस ने शीलू की शिकायत पर मामला दर्ज कर पवन नदी में तलाशी अभियान शुरू कर दिया है। अगली खबर, बांग्लादेश में आरक्षण को लेकर शुरू हुए बवाल ने प्रधानमंत्री शेख हसीना से उनकी कुर्सी छीन ली। इसके बाद से ही बांग्लादेश में हालात बद से बदतर हो गए। बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों के खिलाफ हिंसा बढ़ गई। इस मामले में अब केंद्रीय मंत्री अमित शाह के निर्देश पर एक कमेटी का गठन हुआ है। कमेटी बांग्लादेश में हिंदुओं समेत अन्य अल्पसंख्यकों पर हो रहे अत्याचार और मौजूदा हालात पर जायजा लेगी। इसके साथ ही गृह मंत्री अमित शाह बांग्लादेश सरकार के साथ बातचीत करके वहां के अल्पसंख्यकों की सुरक्षा और उनकी संपत्ति का संरक्षण सुनिश्चित करवाएंगे। भारतीय हिंदू समुदाय और अन्य अल्पसंख्यकों की सुरक्षा के लिए वहां की अंतरिम सरकार में 1 to 1 बातचीत करने वाली है। साथ ही गृह मंत्रालय की यह कमेटी भारत बांग्लादेश के बॉर्डर पर हालात पर भी नज़र बनाए रखेगी। गृह मंत्री अमित शाह ने इसकी जानकारी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर देते हुए लिखा कि बांग्लादेश में जारी हालात के मद्देनज़र मोदी सरकार ने भारत बांग्लादेश सीमा पर मौजूदा हालात नज़र बनाए रखने के लिए एक समिति गठित की है, जिसका कि कार्य अति संवेदनशील रहेगा। तो बंधुओं, ये थे आज के कुछ अहम समाचार जो हमने आपके साथ साझा की। खबरें पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करें। जो दोस्त हमारे साथ नहीं जुड़े हैं वे हमारे एबी न्यूज़ के यूट्यूब और फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो भी करें। अभी के लिए बस इतना ही। बने रहे एबी न्यूज़ के साथ। जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।